यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को ईवीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस एवं तिथि का सही सुमेल नहीं है? आपको इसमें बताना है। एक साइड आपका दिवस लिखा हुआ है और एक साइड तिथि लिखा हुआ है। दोनों को बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। ऑप्शन सी, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जनवरी, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। आपको इसमें जो सही सुमेल नहीं है उसे बताना है। आपका यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो वो 8 मार्च को मनाया जाता है और विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस जो है वो 31 मई को मनाया जाता है और विश्व मानवाधिकार दिवस है वो भी आपका 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। आपका जो सुमेल नहीं है इसमें ऑप्शन नंबर सी, विश्व जनसंख्या दिवस जो 11 जनवरी जो है यहाँ पे, तो 11 जनवरी वो आपका गलत है। 11 जुलाई को मनाया जाता है और विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपका वो हमारा 11 जुलाई को मनाया जाता है, जो पहली बार 1989 में मनाया गया था और हमारी जनसंख्या 15वीं जनसंख्या अब तक हो चुकी है। जनगणना जो भी है इसमें जनसंख्या का जो जनगणना होता है वो 15वीं जनगणना अब तक की हो चुकी है। और ये जो 11 जुलाई है वो 11 जुलाई को हमारे पूरे विश्व की जो आबादी थी वो 5 अरब तक पहुंच गई थी। और आपका मई में भी कुछ इम्पॉर्टेंट मनाए जाते हैं दिवस, जो आपको मैं कल के वीडियो में जैसे जैव विविधता दिवस में बताई थी 22 मई। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे जो आपका 8 मार्च बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो हमारे देश में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है जो 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को जो हमारी देश की पहली राज्यपाल महिला जो थी सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पे मनाया जाता है और उसी दिन 13 फरवरी को भी विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। आपको और मैं कुछ दिवस बताती हूँ, जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है और जैसे 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है और 31 मई इसमें दिया ही है विश्व धूम्रपान दिवस मनाया जाता है। और आपका 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस भी मनाया जाता है। आपका और जैसे अप्रैल महीने चल रहा है, आपको अप्रैल महीने के भी कुछ मैं दिवस बताती हूँ। जैसे सबसे पहले मैं 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है, जो इस बार राष्ट्रीय समुद्र दिवस था वो 60वीं वर्षगांठ मनाया गया है। और 6 अप्रैल को विकास एवं शांति के लिए पहली बार 2014 में मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला नरसंहार दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय जल पुरुष के नाम से विख्यात है? ऑप्शन ए, डॉक्टर सलीम अली, ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी, रविंद्र कुमार सिन्हा, ऑप्शन डी, श्री राजेंद्र सिंह। आपको इसमें से बताना है कि जलीय पुरुष कौन है।
जो जलीय पुरुष मतलब जल पुरुष, उन्हें हम जल पुरुष के नाम से जानते हैं। आपका इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, डॉक्टर सलीम अली, सुंदरलाल बहुगुणा, रविंद्र कुमार सिन्हा, श्री राजेंद्र सिंह। तो आपका इसमें से जो सही आंसर है वो लास्ट का जो है ऑप्शन डी, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को ही जल पुरुष कहा जाता है। राजेंद्र सिंह जो थे ये यूपी के रहने वाले और जो जाके इस राजस्थान में इस टाइम रहते हैं। और डॉक्टर जो सलीम अली हैं ये पक्षी वैज्ञानिक इन्हें कहा जाता है और ये इनके नाम से ही जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी है। और सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं वो इन्हें वृक्ष मित्र भी कहा जाता है, जो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। और रविंद्र कुमार सिन्हा जो हैं वो डॉल्फिन मैन के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो डॉल्फिन दिवस है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो डॉल्फिन को जलीय जीव भी घोषित किया गया था, जो 2009 में घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसका अपचयन करते हैं? ऑप्शन ए जल का, ऑप्शन बी सूर्य के प्रकाश का, ऑप्शन सी क्लोरोफिल का, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें से पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हरे पौधे होते हैं वो किसका अपचयन करते हैं। पहले आप लोगों को मैं अपचयन का मतलब समझाती हूँ। अपचयन मतलब किसी चीज़ का कमी करना या सोख लेना। जैसे जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं या फिर उसका अपचयन करते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। जो ऑप्शन ए है जल, तो जल का उपचयन करता है पौधे। जो हरे पौधे होते हैं वो जल का उपचयन करते हैं। ऑप्शन बी जो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश के कारण जो होता है प्रकाश संश्लेषण से हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और ऑप्शन जो यहाँ क्लोरोफिल बताया गया, जैसे आप लोग को मालूम होगा कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरिम के नाम से भी जाना जाता है और जिसके कारण हमें पत्तियाँ हरी दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है स्रोत है ऊर्जा का जो पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो आपका ऑप्शन इसमें 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, चौथा जो है पेट्रोलियम। तो आपको पहले बताना है कि जो पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करता है। तो आप लोगों को इसका सही आंसर जो है, आपको इसका मैं सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के द्वारा आपका कोई भी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं होता है और सौर ऊर्जा से निकलने वाली प्रकाश से हमें सौर ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। आपका सौर ऊष्मा का प्रयोग अनाजों को सुखाने, जल ऊष्मन, खाना पकाने, प्रशीतलन से और उसके बाद जल परिकरण तथा विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा जो है, नाभिकीय ऊर्जा भी 2 प्रकार के होते हैं और जो नाभिकीय ऊर्जा है वो जो है नाभिक ऊर्जा के अभिक्रियाओं से प्राप्त होता है। पहला नाभिकीय संलयन, दूसरा नाभिकीय विखंडन, जिसके कारण हमें नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है। नाभिकीय विखंडन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अपशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीव को कहा जाता है।
अपशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीव को कहा जाता है? शाक भक्षी, मांस भक्षी, रसायन भक्षी, मृतक भक्षी। आपको इसमें बताना है ऑप्शन से, चारों ऑप्शन में, कि जो अपशिष्ट उत्पादकों को जो खाते हैं वो कौन से जीव आते हैं, किस उसमें आते हैं, किस भक्षी में। तो आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं, शाक भक्षी, मांस भक्षी, रसायन भक्षी और मृतक भक्षी। जो शाक भक्षी होते हैं वो शाकाहारी होते हैं और मांस भक्षी मांसाहारी को कहते हैं, और मृतक भक्षी जो होता है इसके अंतर्गत हम अपघटक को रखते हैं। जैसे अपघटक में हम गिद्ध हुआ और चींटियों को रखते हैं। गिद्ध जो है उसे हम प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, और शाक भक्षी जो है ये शाकाहारी होते हैं। और ये एक बार का यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि अपशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। जो सही, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मृतक भक्षी। और इसमें आप लोगों को जो बताया, इसमें अपशिष्ट पदार्थ बताया गया है। तो अपशिष्ट जो उत्पादक हैं वो जो जैसे कि जो बेकार होते हैं, जीव जंतु के सड़े गले, जीव जंतु के अवशेष हो गए, मल मूत्र हो गए, ये सब अपशिष्ट पदार्थों उत्पादों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। उत्तराखंड के मध्य हिमालय की ढाल पर कौन सा घास स्थल पाया जाता है? आपको बताना है कि उत्तराखंड के जो है मध्य हिमालय की ढाल पर कौन सा घास स्थल पाया जाता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग घास, दूसरा है सोला घास, तीसरा ऑप्शन बन्नी घास, चौथा ऑप्शन बुग्याल एवं पयार घास है। तो आपको इसमें से सही जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही है। बग्याल और जो पयार होता है वो उत्तराखंड के मध्य हिमालय की ढालों पर पाया जाता है। और आपका जैसे ये गुलमर्ग और सोनमर्ग हो गए, और एक घास होता है टनमर्ग, ये सब घास जो है जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और सोला घास जो है ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है, और नीलगिरी के पर्वतीय ढालों पर भी सोला घास पाए जाते हैं। और ये सोला घास का जो क्वेश्चन है ये भी एक बार टेट में पूछ चुका है, ये टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है सोला घास। और जो बन्नी घास है वो कच्छ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में हंगुल हिरण किस जगह पे पाए जाते हैं? आपको इसमें बताना है कि हंगुल हिरण जो है कहाँ पाए जाते हैं। हंगुल जो हिरण है, आपको मैं बताती हूँ, हंगुल हिरण जो है वो रेंडियर के प्रजाति का होता है, और यह एक प्रकार का हिरण होता है। रेंडियर जो होता है वो एक प्रकार का हिरण होता है जो टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है। आपको इसमें 4 ऑप्शन है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। और इसका जो हंगुल हिरण पूछा है आपका, इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो ए है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जो जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पे आपका हंगुल हिरण पाया जाता है। और आपका जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो असम में है, और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक सींग के गैंडों को संरक्षण दिया जाता है और उनको सुरक्षित वहाँ रखा जाता है। और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में स्थित है, जो एशियाटिक जो बब्बर शेर के लिए ये प्रसिद्ध है, उसी के लिए ये जाना जाता है। और आपका जो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में पाया जाता है, इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। इसमें पूछा है कि जो मिनी माता रोग है वो प्रदूषण जनित किससे है, मतलब पूछा है।
ऑप्शन आपको 4 यहाँ दिया गया है। समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा व्यर्थ को पानी में छोड़ने का, मनुष्य के कार्बनिक व्यर्थ को पानी में छोड़ने का। आपका इसमें ऑप्शन 4 है, जिससे बताना है कि इसमें से कौन सा मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जिसके कारण वो होता है। मिनी माता रोग जो है एक आपका जापान में मिनी माता नाम का एक खाड़ी है, जहाँ पे आपका जो पारा है वो फैक्ट्रियों के नालों से पारा उसमें जा रहा था मिनी माता खाड़ी में, और वहाँ पे जो मछलियाँ थी उस पारे को मछलियाँ ने खाया, और जो मछली को इंसान ने खाया तो इंसानों में भी वो पारा चला गया, जिसके कारण इंसानों में मिनी माता नाम का रोग देखा गया। अब मिनी माता रोग जो है आपका औद्योगिक पारा व्यर्थ को पानी में छोड़ने के कारण हुआ था। और इसमें आपका जैसे दिया है ये आर्सेनिक से भी रोग होता है। आर्सेनिक से ब्लैकफुट नाम का रोग होता है। और आपका एक आता है कैडमियम से इटाई रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की परावैंगनिक किरणों यूवी को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? आपको इसमें पूछा है कि वायुमंडल का कौन सा भाग है जो परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। आपका ऑप्शन इसमें 4 है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। आपके इसमें 4 मंडल दिए गए। इन चारों मंडल में से एक मंडल है जो परावैंगनिक किरणों को वायुमंडल से जो आता है पृथ्वी पर तो इसे रोकता है। तो आपका इसमें जो है सही आंसर आपका समताप मंडल है। ऑप्शन जो बी है वो सही है। समताप मंडल ही है जो पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणों को आने नहीं देता है। और समताप मंडल जो है 18 से 50 किलोमीटर के अंदर पाया जाता है। इसमें ओजोन लेयर भी पाया जाता है। इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। इस परत में ओजोन गैसें भी पाई जाती हैं। ओजोन को हम O3 से डिनोट करते हैं। और आपका जो क्षोभ मंडल है ये पृथ्वी का सबसे पहली परत है। इसे हम पृथ्वी का सबसे पहला मंडल भी वायुमंडल का सबसे पहला मंडल भी बोलते हैं, क्षोभ मंडल। इसमें हमारी सारी जो मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे कोहरा, धुंध, बादल, ओस, वर्षा, बिजली का चमकना, तड़िक गर्जन हुआ, ये सारे जो घटनाएं होती हैं मौसमी वो हमारा क्षोभ मंडल में होता है। इसीलिए ये सब जो घटनाएं होने के कारण क्षोभ मंडल को हम परिवर्तन मंडल और संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारा आंसर है समताप मंडल, इस मंडल में हम जैसे ये वायुयान हुआ, जेट हुआ, सारी जो एरोप्लेन हुआ, ये सब जो हमारा है वो समताप मंडल में ही उड़ाया जाता है और उड़ता है। और जो हमारा तीसरा है मंडल मध्य मंडल जो है सबसे ठंडा मंडल माना जाता है। इस मंडल में उल्का पिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन जो आपका है आयन मंडल है। इसे हम ताप मंडल भी कहते हैं। इस मंडल में रेडियो तरंगे जो होता है इसी मंडल में परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर आती हैं। और ये मंडल जो है 80 किलोमीटर से लेकर संपूर्ण वायुमंडल में फैला हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा तंत्र ग्रीन हाउस गैस और उसके स्रोत से सुमेलित नहीं है? पहला, कार्बन डाइऑक्साइड जो है थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे। आपका 10वें क्वेश्चन में पूछा है कि आपका जो ग्रीन हाउस गैस है उसका कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन है इसमें सी,
नाइट्रस ऑक्साइड जो ये है जलमग्न के खेत से नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो औद्योगिक इकाइयों से निकलता है, और जो जलमग्न धान का खेत होता है इससे CH4 गैस मतलब मेथेन गैस निकलती है। मेथेन गैस पशुओं के चुगाली करने से भी, जो जुगाली पशुएं करती हैं अपना, तो उससे भी निकलती है। और जुगाली जो हुआ गाय और भैंस ही अधिकतर करते हैं, इन्हीं के जुगाली करने से ये मेथेन गैस निकलती है। और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सही है, थर्मल पावर स्टेशन से निकलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ऑटोमोबाइल से, और सल्फर डाई जो है ईंट के भट्ठे से निकलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो CFC गैस होता है। CFC गैस जैसे जो हमारा फ्रीज हुआ और उसके बाद जो थर्माकोल हुआ, इसके जलाने से भी निकलता है। आपका 10 क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ यहाँ पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर ऑल वॉचिंग।